Friends, all of you, welcome to your free education channel पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो है हमें चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 इस चैप्टर को पढ़ना है और इस चैप्टर का एक कंप्लीट वीडियो है। पूरे चैप्टर के वीडियोस आपको, पूरा चैप्टर जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमें पढ़ने हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ कपल को बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देन थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो हेल्थ है उसके बारे में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसकी जो है कैसे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जिससे हमें अलग अलग तरह के डिसीजेज जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित ना हो। इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है और जो भी डिसीजेस हमें होते हैं, इसके बारे में सभी जानकारी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दी जाएगी। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारी जो लोक संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका हमारे ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होता है और इसके लिए क्या क्या रेमेडीज है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देयरफॉर बच्चों, इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपको देखना है। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस होती है, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी तैयार करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ उसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी मदद करती है। व्हिच आर मेन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो सेल डिवीजन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूं। सेल डिवीजन दो प्रकार के, मियोसिस और माइटोसिस। इसमें फर्क क्या है? मियोसिस जो सेल डिवीजन है वो गैमेट्स के अंदर होती है और माइटोसिस जो है वो स्टेम सेल और सोमैटिक सेल के अंदर होती है और मियोसिस जो है वो सिर्फ जर्म सेल के अंदर ही प्रोसेस होती है। व्हाट आर द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं, इसकी कॉपीज तैयार होते हैं, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियर तैयार होते हैं। तो इसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होते हैं और सेम कॉपी जो है वो सेल की तैयार होती है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता है। अब जो है हमने अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस सीखी है बच्चों, जिसमें न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, देन रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सभी लाइफ प्रोसेसेस जो मैंने अभी आपको बताए, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस से का संबंध हमारे जीवित रहने से नहीं है। अगर ये रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर ना भी हो तो भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन की वजह से हमारे धरती के ऊपर कोई भी स्पीसीज जो है वो टिकी रहती है। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे ये हेन है, हेन ले दे एग्स। हेन क्या करती है? एग्स ले करती है और जब ये एग्स हैच हो जाएगा तो उसमें से जो है वो बच्चे निकल के आएंगे हेन के, और दो बच्चे जो है बड़े होंगे, लेकिन उस दौरान ये हेन मर जाएंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पे रहेंगे, यानी कि हेन की स्पीसीज जो है हमारे धरती के ऊपर रहती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यानी कि पहले जो स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे धरती के ऊपर, वो उसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, यानी कि उसी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म वो तैयार करता है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हेन देख पा रहे हैं, तो हेन के एग्स ले करेंगे और उसमें से हेन के बच्चे बाहर निकलेंगे।
तो इसी तरह एक प्लांट है, प्लांट की एक डैनी अगर हम मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो उसमें से नया प्लांट तैयार होता है, ये भी रिप्रोडक्शन है। सीड जो है, सीड जमीन के अंदर जब बोते हैं इसका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पे नया प्लांट तैयार होता है, ये रिप्रोडक्शन है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट होती है और स्प्लिट इट इनटू द टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और यहाँ से फिर दो नए ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सभी रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है बच्चों। अब देखिए रिप्रोडक्शन का ये क्या रीजन है। रिप्रोडक्शन इज आल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीसीज। तो हमारे धरती के ऊपर अलग अलग तरह के हम स्पीसीज देखते हैं। एक ही तरह के एनिमल्स या प्राणी प्लांट्स हमारे धरती के ऊपर नहीं है और ये इवॉल्व हुए हैं, सभी क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए। तो इवोल्यूशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। तो इवोल्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन भी एक रीजन है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशन भी होता है बच्चों। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के बच्चों, इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले सबसे पहले हमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भाग नहीं रहते, तो गैमेट्स के बिना ही जो रिप्रोडक्शन होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इस रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, एक ही पेरेंट्स होता है। तो पेरेंट गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अलग अलग तरह के गैमेट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। अब इसमें एक ही पेरेंट है तो दो गैमेट्स इसमें भाग नहीं होते, तो गैमेट का फ्यूजन इसमें नहीं होता है। सेकंड देखिए बच्चों, न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिकल सिमिलर विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है और अमीबा जो है ये इसमें डिवीजन होता है और दो डॉटर अमीबी तैयार होते हैं। तो जो डॉटर अमीबा यानी कि अमीबा के दो बच्चे यहाँ पे तैयार हुए हैं। अब अमीबा के जो दो बच्चे तैयार हुए हैं तो जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे। ये है पेरेंट अमीबा एंड दीज आर द डॉटर अमीबी। तो जेनेटिकली दे आर सेम, जेनेटिकली दे आर सेम, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम की सेम कॉपी जो है वो किसमें रहती है, डॉटर सेल के अंदर या डॉटर अमीबी के अंदर रहेंगे। तो जेनेटिकली यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो नो वेरिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड देखिए, दिस इज अनपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ये यूनिपेरेंटल, सॉरी अनपेरेंटल नहीं है, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है और इसमें एक ही पेरेंट भाग लेता है और इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। अब देखिए यहाँ पे अमीबा जो डिवाइड हुआ है तो इसमें माइटोसिस होता है। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, अब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द ड्रॉबैक ऑफ asexual reproduction and fast process is the advance of asexual reproduction। तो asexual reproduction में क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि नए जीन्स यहाँ पे तैयार नहीं होते, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन तैयार नहीं होता, जेनेटिकली वो पेरेंट्स के जैसे होते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। और उसका एक बेनिफिट भी है, ये फास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की और कम समय में ज्यादा इंडिविजुअल, ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तैयार होते हैं। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, पहले तो हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से, जो एक ही सेल से बने हुए, उनकी पूरी बॉडी जो है ये एक ही सेल होती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंगिंग टू द फाइलम मोनेरा, ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है। देन प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा है, पैरामेसियम है, यूग्लेना है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये तो सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए। उसके साथ साथ ही हमारे सेल के अंदर सब कुछ ऑर्गेनेलिज है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और नए माइटोकॉन्ड्रिया और नए क्लोरोप्लास्ट जो है इस रिप्रोडक्शन से तैयार होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो उसमें जो एक प्रोसेस है,
तीन तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन टाइप्स है, एक तो बाइनरी फिजन है, दूसरा है मल्टीपल फिजन और तीसरा है बडिंग। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है तीन प्रकार से होता है, बाइनरी फिजन, देन दूसरा है मल्टीपल फिजन और तीसरा है बडिंग। तो पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों? तो बाइनरी फिजन जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें बाइनरी फिजन के तीन टाइप्स है, सिंपल बाइनरी फिजन ये पहला हुआ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल। और ये टाइप किस हिसाब से हुए? तो ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेल्युलर होता है और कौन से एक्सिस में, एक ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बॉडी डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं, यानी कि एक पहला इंडिविजुअल है, इसके दो ऑर्गेनिज्म तैयार होंगे, दो ऑर्गेनिज्म से चार तैयार, इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। तो इसकी बॉडी कौन से एक्सिस में डिवाइड होती है? तो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस और द डिवीजन दिस बाइनरी फिजन इट डिवाइड्स इनटू थ्री ग्रुप। तो पहला बाइनरी फिजन जो है सिंपल बाइनरी फिजन। तो सिंपल बाइनरी फिजन जो है ये होता है अमीबा के अंदर। किसके अंदर होता है बच्चों? अमीबा। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। तो अमीबा में क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन द अमीबा its body it has been divides into two new organisms. Before dividing the body this nucleus enlarge, इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होने के बाद धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती है और दो अमीबी तैयार होती है। और ये जो सिंपल बाइनरी फिजन है कब होता है? इट हैज बीन ऑकर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल है, फूड मटेरियल अवेलेबल है, तब अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन करता है। और इसे सिंपल बाइनरी फिजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीबा जो है इसकी बॉडी इरेगुलर है, इसका कोई शेप नहीं है। ऐसे ऐसे हम निकालेंगे तो ये भी अमीबा हो गए। अब इस तरह से हम मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं, ये भी अमीबा की बॉडी होगी। अब ये तीनों अमीबा जो इनके तीनों के शेप अलग अलग है, क्योंकि इनकी बॉडी को कोई शेप नहीं होता, तो ये कोई भी एक्सिस में डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सिस ऑफ डिवीजन ये है। अब इस अमीबा में समझो ये इस तरह से डिवाइड हुआ, ये अमीबा इस तरह से डिवाइड हुआ, तो कोई भी एक्सिस में डिवाइड हो सकता है। तो कोई भी एक्सिस में अगर बॉडी इरेगुलर है तो एक्सिस जो है डिवीजन का वो फिक्स नहीं होता, तो उसे सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। और सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा परफॉर्म करता है। अब दूसरा है ट्रांसफर बाइनरी फिजन। ट्रांसफर बाइनरी फिजन का एग्जांपल है बच्चों पैरामेसियम। तो पैरामेसियम एक यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा है, इसके अंदर जो है वो इसकी बॉडी जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है, यानी कि ये पैरामेसियम और पैरामेसियम की बॉडी इस तरह से ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है, इसीलिए इसे ट्रांसफर बाइनरी फिजन कहते हैं। ट्रांसफर फिजन होने के बाद यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दो नए डॉटर सेल तैयार होते हैं, और ये डॉटर सेल जब डेवलप होंगे तो ये पेरेंट पैरामेसियम के जैसे ही दिखेंगे। तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है यूग्लेना के अंदर। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल जो है यूग्लेना, आपको याद रखना है। तो यूग्लेना देखिए यहाँ पे ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूक्लियस ग्रो हो रहा है, न्यूक्लियस की साइज बढ़ती है, बॉडी की साइज भी बढ़ती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लिया तैयार होते हैं, और दो न्यूक्लिया तैयार होने के बाद इसकी बॉडी जो है बीच में लॉन्जिट्यूडिनली कट यहाँ पे मिलता है। कौन सा कट होता है? इट्स बॉडी कट लॉन्जिट्यूडिनली, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडिनली कट होता है और धीरे धीरे ये कट डीप हो जाएगा और फाइनली ये दो यूग्लेना जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे तैयार होगा जो पेरेंट के जैसा ही होता है। अब मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन के जो हमने टाइप्स पढ़े थे, पहला तो पढ़ा है बाइनरी फिजन जो तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा टाइप से मल्टीपल फिजन, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फिजन कब होता है हमने पढ़ा है, बाइनरी फिजन यूजुअली ऑकर्स व्हेन देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल, फूड मटेरियल अवेलेबल है तो बाइनरी फिजन। अगर फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कंडीशन एडवर्स है, मल्टीपल फिजन कब होता है? यहाँ पे नीचे देखिए, मल्टीपल फिजन ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ फूड और एनी अदर एडवर्स कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है एडवर्स है, जीवित रहने के लिए जो है एनवायरमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है और फूड भी अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है? मल्टीपल फिजन। अब अमीबा जो है इसके बॉडी से आउटग्रोथ बाहर निकल के आती है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया यानी कि आउटग्रोथ। अब फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो अमीबा अकेले कुछ काम नहीं बचता, तो उसके सूडोपोडिया की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। इट फॉर्म्स द
सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार होती है। ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है इसे क्या क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। अब सिस्ट के अंदर अमीबा है, तो सिस्ट के अंदर क्या है, अमीबा है। ये कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, और फिर इसके अंदर क्या होता है, फिर भी वो जीवित रहता है। लेकिन इस सिस्ट के अंदर ये एंसिस्टेड अमीबा क्या करता है, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं रैपिडली, और न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ अमीब्यूली आर फॉर्म इनसाइड द सिस्ट। तो सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमीब्यूली तैयार होते हैं, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये अमीब्यूली जो है फिर सिस्ट से बाहर निकल के आएंगे, और हर एक अमीब्यूली से नया अमीबा यहाँ पे जन्म लेता है जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी। तो ये क्या है, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो होता है वो अमीबा के अंदर होता है, और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर जो है पैरामेसियम, इनके अंदर भी मल्टीपल फिजन होता है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। अब तीसरा टाइप देखिए, बडिंग। तो बडिंग की प्रोसेस जो है वो किस में होती है, ये होती है यूनिसेल्युलर फंगस। यीस्ट जो है ये फंगा है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें जो है ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और इसके साथ साथ उसके बॉडी के ऊपर एक बल्ज आता है। बल्ज यानी कि एक फूलर आता है, एक गार्ड जैसा भाग आता है। तो ये गार्ड जो है, ये फूला हुआ भाग जो है, इसे कहते हैं बड। इसे क्या कहते हैं, बड। जो न्यूक्लियस डिवाइड होती है तो बड के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे बड ग्रो हो जाएगी, और ग्रो होने के बाद एक पेरेंट सेल से फिर डिवाइड होती है और नई ईस्ट सेल तैयार होती है। और फूड मटेरियल अगर अवेलेबल है तो बहुत कम समय में बहुत सारे ईस्ट सेल जो है वो तैयार होते हैं। ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में 5 प्रकार से होता है। पहला है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा जो है वो है रीजनरेशन। तो फ्रैगमेंटेशन होता है बच्चों स्पायरोगायरा और साइकॉन के अंदर, रीजनरेशन होता है प्लानेरिया के अंदर। तीसरी प्रोसेस है बडिंग जो होती है हाइड्रा के अंदर। फोर्थ प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये होता है पोटैटो, ऑनियन, शुगर केन, ब्रायोफाइलम। तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें दिखाई देता है। और फिफ्थ नंबर जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन, ये प्रोसेस होती है म्यूकर के अंदर, ये फंगस है। तो एक एक प्रोसेस को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले देखिए फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है स्पायरोगायरा। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा जो है बच्चों ये है मल्टी सेलुलर अलगी। क्या है, मल्टी सेलुलर अलगी। तो स्पायरोगायरा का शेप जो है वो फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्पायरोगायरा की होती है। तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल है, वाटर मटेरियल अवेलेबल है, वाटर प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, देन द फ्रैगमेंट्स ऑफ द पायरोगायरा इट स्प्लिट इनटू द स्पीसीज और फ्रैगमेंट्स। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक टुकड़े से फिर नया स्पायरोगायरा फ्रैगमेंट तैयार होता है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो दूसरी प्रोसेस है बच्चों रीजनरेशन। तो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है प्लानेरिया के अंदर। तो प्लानेरिया जो है ये ऑर्गेनिज्म है, फ्लैट वर्म है। अगर प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया और प्लानेरिया के अंदर ये रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इसकी बॉडी कट हो जाती है, तो बॉडी ऑफ प्लानेरिया इट हैज बीन कट। अब यहाँ पे देखिए 3 हिस्सों में बॉडी कट हुई, 1, 2 और ये है तीसरा हिस्सा। तो बीच वाला जो नीचे वाला पहला हिस्सा जो है इट डेवलप्स द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। देन बीच वाला हिस्सा जो है सेकंड नंबर का, इट डेवलप्स द लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों हिस्से यहाँ पे तैयार होते हैं। और बीच वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ये पीस है, ये पीस क्या करता है, ये 3 नंबर का पीस जो है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा तैयार करता है, और बीच वाला जो है वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों पार्ट्स जो है यहाँ पे तैयार होते हैं। तो इस तरह से प्लानेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, और हर एक टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे तैयार होता है। तो रीजनरेशन जो है हम जो है कुछ तरह का रीजनरेशन हम देखते हैं। आपने वॉल लिजार्ड देखी होगी, जो छिपकली है, कभी कभी आप देख पाते थे छिपकली की जो पूंछ होती है वो टूटी हुई होती है। तो ये रीजनरेशन है, कुछ कारणों की वजह से जो है वो वॉल लिजार्ड जो है वो अपनी टेल को डिस्कार्ड कर देती है, और कुछ दिनों के बाद वो टेल फिर से रीग्रो होती है। तो ये भी रीजनरेशन है, लेकिन ये लिमिटेड रीजनरेशन कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन होता है, हमारे हेयर्स ग्रो होते हैं, नेल ग्रो होते हैं, नेल को हम काटते हैं,
नाखून को काटते हैं, बालों को काटते हैं और फिर से ग्रो होते हैं, ये भी रीजनरेशन है, लेकिन ये लिमिटेड रीजनरेशन है। लेकिन प्लैनेरिया के अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अब तीसरी जो है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बडिंग। तो बडिंग की प्रोसेस होती है बच्चों हाइड्रा के अंदर। कहाँ पे होती है? हाइड्रा के अंदर। अब ये देखिए हाइड्रा ऑर्गेनिजम्स है, तो हाइड्रा जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और इसमें जो बॉडी वॉल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स रैपिडली डिवाइड होती है और रैपिडली डिवाइड होने की वजह से यहाँ पे एक बल्ज आ जाता है, एक फूला हुआ भाग आ जाता है, यहाँ पे सेल ये डिवाइड हो रही है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ये जो है आउटग्रोथ यहाँ पे तैयार होगी और इस आउटग्रोथ को कहते हैं बड। क्या कहा जाता है बच्चों? बड कहा जाता है। तो बड किस वजह से तैयार होते हैं? तो इसके बॉडी के अंदर जो है रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, तो रीजेनरेटिव सेल्स जो है बॉडी वॉल के अंदर ये डिवाइड होते हैं रैपिडली और रीजेनरेटिव सेल डिवाइड होने की वजह से यहाँ पे बड तैयार होती है और बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती है और बड ग्रो होने के बाद इसका जो है नेसेंट हाइड्रा तैयार होता है। नेसेंट हाइड्रा यानी कि मिनिएचर हाइड्रा, ये हाइड्रा का बच्चा जो है छोटा तैयार होता है बर्ड से। अब जो ये हाइड्रा की जो डर्मल लेयर है यानी कि बाहर की जो लेयर है वो नेसेंट हाइड्रा से कंटिन्यू होती है और इसकी डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है, तो डाइजेस्टिव कैविटी पेरेंट और हाइड्रा की और नेसेंट हाइड्रा की ये जुड़ी हुई होती है। तो पेरेंट हाइड्रा जो है वो ग्रोइंग हाइड्रा को क्या करता है? फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और जैसे जैसे ये हाइड्रा फुल्ली ग्रो हो जाएगा तो इसकी बॉडी जो है यहाँ से कट हो जाएगी और कट होने के बाद ये नया ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल हाइड्रा यहाँ पे तैयार होगा। तो इस तरह से बडिंग की प्रोसेस जो है वो होती है हाइड्रा के अंदर। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कुछ प्लांट्स जो है, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रायोफाइलम है, किसका प्लांट है? ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम के लीफ मार्जिन के ऊपर छोटे छोटे ऐसे नोडल रीजन होते हैं। तो इस नोड जो है, ये पत्ता जब जमीन के ऊपर गिरता है तो ये जो बर्ड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्ड, तो ये बर्ड जो है इस बर्ड से नया प्लांट यहाँ पे तैयार होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अब हमारे पोटैटो के अंदर देखिए, पोटैटो में ट्यूबर्स होते हैं जिसे हम आई कहते हैं, छोटे छोटे गांठ आते हैं ट्यूबर के जैसे और कुछ दिन तक, अगर ज़्यादा दिन तक पोटैटो हमारे घर के अंदर रखेंगे तो इससे जो है ग्रीन कलर की दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं आई। अब उस आई को अगर हम कट करके जमीन के अंदर बो देंगे तो वहां से फिर नया पोटैटो का प्लांट तैयार होता है। सम प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम द नोडल बड्स, जैसे कि आप देख पाएंगे शुगर केन आपने देखा होगा, यहाँ पे नोड्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये नोडल, ये जो है ये नोड है, तो नोड के ऊपर यहाँ पे छोटी गांठें होती है, इसे हम कहते हैं बड। शुगर केन और ग्रासेस के अंदर अगर ये नोडल रीजन अगर जमीन के अंदर बो देंगे तो यहाँ से नया जो है शुगर केन का प्लांट तैयार होगा। तो ग्रासेस और शुगर केन में इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है नया ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो, कुछ प्लांट्स जो है वो रूट्स से डेवलप होते हैं, रूट्स, जैसे कि कैरोट है, स्वीट पोटैटो है, तो कैरोट, स्वीट पोटैटो, ये जो है वो उनकी डेवलपमेंट जो है वो रूट से होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है हमने यहाँ पे पढ़ा है। आगे बच्चों समझ में, अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गए। देन लास्ट वाला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इज स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर हम ब्रेड या पाव को गीला करेंगे और कुछ दिनों तक डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हमें ग्रीन कलर की ग्रोथ दिखेंगी, ग्रीनिश व्हाइट कलर की ग्रोथ दिखेंगी। एंड दिस ग्रीनिश व्हाइट ग्रोथ इज कॉल्ड एज म्यूकर। इसे क्या कहते हैं? म्यूकर। ये कौन सा फंगा है बच्चों? म्यूकर नाम का फंगा है। आगे समझ में, कौन सा है? म्यूकर, जिसे हम बुरशी भी कहते हैं। अब इस म्यूकर को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हाइपी है, देन इसे हम राइजोइड्स कहते हैं, रूट्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसे राइजोइड कहते हैं, इसे हाइपाई कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम जो है, तो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। और जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाता है तो उसमें से ये स्पोर बाहर निकल के आते हैं
और स्पोर जहां जहां पे गिरेंगे, जहां पे उसे डैम्प और मॉइस्ट जगह पे मिलेंगी, जैसे कि ये ब्रेड जो यहाँ पे मिले, यहाँ पे एक जो स्पोर जो है ये गिर जाएंगे और स्पोर जो है उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है और रैपिडली ग्रो हो जाएगा और फिर यहाँ पे बुरशी जो है वो तैयार होती है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन होता है म्यूकर के अंदर। आगे बच्चों समझ में, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइप जो है रिप्रोडक्शन का ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसे कहते हैं? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल। तो इसमें दो जर्म सेल्स भाग लेते हैं। मेल गैमेट्स जो है मेल जर्म सेल तैयार करते हैं और फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल जर्म सेल तैयार करते हैं। तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर द टू जर्म सेल्स। तो मेल गैमेट्स क्या होते हैं? हमारे ह्यूमन के अंदर जो है टेस्टिस इज द मेल गैमेट और ओवरी जो है फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट होता है। तो टू मेन प्रोसेसेस जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहली जो है गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जर्म सेल जो है वो गैमेट तैयार करते हैं, गैमेट सेल जो है वो गैमेट तैयार करते हैं। तो गैमेट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये आपको याद रखना है। तो गैमेट्स कैसे तैयार होते हैं? मियोसिस की प्रोसेस तैयार होती है। और इन मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस टू हाफ एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है। अब गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पे जो है जर्म सेल जो होती है ये डिप्लॉइड होती है, जर्म सेल के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस की वजह से एक जर्म सेल, पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था, तो एक जर्म सेल जो है इससे 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होती है। कितने सेल तैयार होते हैं? 4 हैप्लॉइड। पहले तो ये डिप्लॉइड होती है, फिर टेट्राहैप्लॉइड हो जाएगी 4n और 4n कंडीशन से फिर जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। ऐसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये क्या होते हैं? इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ होते हैं, हाफ यानी कि हर एक सेट से एक एक क्रोमोसोम आता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन मीन, अब देखिए ये मेल गैमेट्स तैयार हुआ है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है और फीमेल गैमेट जो है ये भी हैप्लॉइड है। मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड। यूनियन ऑफ मेल गैमेट with female gametes two have to form so as to form the diploid zygote is called as fertilization। तो यहाँ पे क्या तैयार होता है? डिप्लॉइड सेल तैयार होते हैं यूनियन की वजह से, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट। तो प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं? हैप्लॉइड मेल गैमेट्स यूनाइट विद द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट जो है, अब जाइगोट तैयार हुआ है तो जाइगोट जो है इसकी रिपीटेड डिवीजन होती है और रिपीटेड डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे क्या तैयार होता है? एम्ब्रियो तैयार होता है। तो एम्ब्रियो तैयार होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद जो है यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स, नया ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे तैयार होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट था, वो यूनिपेरेंटल है। तो मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों पेरेंट्स होते हैं। तो मेजर ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट जो है वो मेल पेरेंट तैयार करता है, फीमेल गैमेट जो है फीमेल तैयार करता है और जिसकी वजह से अब यहाँ पे देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का यूनियन हुआ है, देयरफॉर इट लीड्स टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, द जीन्स, रिकॉम्बिनेंट जीन्स, यानी कि जीन्स के नए सेट यहाँ पे तैयार होते हैं। बिकॉज अब ये जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम्स है इसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट के और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट्स के, और दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर आ गए। इसकी वजह से यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार होता है और इस लीड्स टू द डाइवर्सिटी। इसकी वजह से डाइवर्सिटी भी आ जाती है क्योंकि कुछ कैरेक्टर में जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट के जैसा दिखता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो है उसमें अलग होते हैं। ये किसकी वजह से होता है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन आता है इसमें, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन तैयार होता है तो जेनेटिक वेरिएशन आता है और जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स टू द एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट में जो बदलाव आते हैं उसको साथ एडजस्ट करने के लिए ये जेनेटिक वेरिएशन बहुत जरूरी है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो पाता। Thereby to maintain their existence, इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे धरती पर बना हुआ रहता है। ड्यू टू दिस
प्लांट एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, और जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल जो है वो हमारे धरती पे बने हुए रहते हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो है फ्लावर की डायग्राम है। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो फ्लावर होता है। तो फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स एंड द फ्लावर हैज 4 होल्स। तो फ्लावर के कितने होल होते हैं बच्चों, 4 होल होते हैं। द फ्लावर हैज 4 होल्स। तो 4 होल्स कौन कौन से होते हैं, तो पहले देखिए द आउटर मोस्ट होल इज कॉल्ड एज सेपल्स। ये सेपल्स। तो सेपल जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। सेपल जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं और सेपल्स जो है ग्रीन कलर के इस तरह से सेपल दिखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो आउटर मोस्ट ओर जो है वो है कैलिक्स, CALYX। तो कैलिक्स से आउटर मोस्ट ओर है जो बनता है सेपल से। देन इसके बाद जो हम देख पा रहे हैं ये पेटल्स है। क्या है, पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां। तो पेटल से एक होल बनता है, सभी पेटल्स से एक होल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। तो सबसे बाहर वाला जो होल है वो है कैलिक्स और उसके बाद जो है कोरोला। उसके बाद जो 2 होल्स है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम जो है इसके 2 मेंबर्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एंड्रोसियम है, ये होता है एंथर एंड स्टेमन्स। एंथर और स्टेमन, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंथर जिसमें मेल गैमेट्स तैयार होता है और स्टेमन जो है ये इसे सपोर्ट करता है। और एंड्रोसियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम एंड एंड्रोसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पेल। तो इसे कार्पेल भी कहा, इसके मेंबर को हम कार्पेल भी कहते हैं। और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसे हम कहते हैं गायनोसियम। क्या कहते हैं बच्चों, गायनोसियम। अब ये जो गायनोसियम होता है, मेंबर्स ऑफ गायनोसियम, गायनोसियम के मेंबर को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेल के और मेंबर्स जो है इसे हम कार्पेल कहते हैं, और इसे हम कहते हैं फीमेल जो है गायनोसियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पेल। इसे हम कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल। और मेल जो है, मेल के जो ऑर्गन्स है यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इसे हम कहते हैं स्टेमन्स। क्या कहते हैं, स्टेमन्स। स्टेमन्स और एंड्रोसियम एक ही है, याद रखना है बच्चों। स्टेमन्स कहते हैं मेल होल को, द मेल होल दैट इज द स्टेमन्स एंड फीमेल होल इज कॉल्ड एज कार्पेल। अब कार्पेल जो होता है, कार्पेल या गायनोसियम, ये बना हुआ होता है 3 पार्ट से। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा। देन स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम कहते हैं स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। और सबसे बेस में जो होता है इसे कहते हैं ओरी। आगे बच्चों समझ में। अब मेन जो है फ्लावर के 4 होल्स है। पहला जो है आउटर मोस्ट ओर कैलिक्स, देन दूसरा है कोरोला, देन एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो आउटर मोस्ट ओर जो है कैलिक्स, ये सेपल से बना हुआ होता है।
कोरोला जो है वो पेटल से बना हुआ होता है। एंड्रोसियम के मेंबर्स को कार्पेल कहते हैं और कार्पेल के 3 हिस्से होते हैं, एक तो स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं स्टाइल STYLE, और सबसे बेस में जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ओरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओरी जो कार्पेल के मेंबर है जिसे गाइनोसियम कहते हैं, और एंथर और स्टेमन्स जो है ये एंथर और फिलामेंट, स्टेमन नहीं, स्टेमन तो इसका ये है, तो एंथर और जो है ये फिलामेंट है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। ये बच्चों फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट्स जो है वो स्टेमन के मेंबर्स है, और स्टेमन क्या है, मेल होल जिसे कहते हैं एंड्रोसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये 4 होल। तो आउटर मोस्ट होल जो है वो पेटल, कैलिक्स और कोरोला जो है इसे आउटर मोस्ट होल कहा जाता है। पेटल्स और सेपल्स से बना हुआ कैलिक्स और कोरोला आउटर मोस्ट होल। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी होल बिकॉज दे गिव द सपोर्ट टू द इनर होल। तो इनर होल क्या है, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, इसे हम इसेंशियल होल कहते हैं क्योंकि एक्चुअल रिप्रोडक्शन में इन दोनों का ही भाग होता है। आगे वैसे तो ये हो गए हमारे फ्लावर के पार्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब जो है फ्लावर्स 2 प्रकार के होते हैं, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होते हैं, उसे बायसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जैसे कि ये हिबिस्कस का फ्लावर है, आप सभी जानते हैं ये बायसेक्सुअल है। लेकिन कुछ प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है, जिसमें सिर्फ गाइनोसियम का पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, और मेल फ्लावर होता है जिसमें एंड्रोसियम यानी कि एंथर होते हैं जो पोलन ग्रेन्स तैयार करते हैं। तो इस प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फॉर एग्जांपल पपाया, पपाया के अंदर मेल फ्लावर अलग होता है यानी कि मेल प्लांट अलग होता है, और फीमेल प्लांट अलग होता है जिसमें फीमेल फ्लावर्स आते हैं। और जो है फ्लावर के 2 टाइप्स होते हैं, पेडिसिलेट और सेसाइल, पेडिसिलेट और सेसाइल। तो कुछ फ्लावर जो है इसे पेडिसियल होती है, स्टाल्क होती है, स्टाल्क जिसे हम डेड भी कहते हैं, जिस जहां पे हम फ्लावर को पकड़ते हैं तो स्टाल्क होता है, स्टाल्क को पेडिसियल कहा जाता है, और जिस फ्लावर को स्टाल्क है उसे पेडिसिलेट कहा जाता है। लेकिन कुछ फ्लावर जो है उसे स्टाल्क नहीं होता है, उसे सेसाइल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, गेहूं के जो फूल हो गए आपने देखे होंगे, इसको स्टाल्क नहीं होता है, वो क्या है, सेसाइल फ्लावर है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर हमने देखा है पहले क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओरी। अब एंथर जो है, जो एंड्रोसियम ये मेल पार्ट है जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। तो एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट्स है जिसके अंदर जो है मेल गैमेट्स होता है, पोलन ग्रेन्स ये मेल गैमेट है, और फीमेल के अंदर ओरी है वो फीमेल गैमेट्स है। अब पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना चाहिए। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिप्रोडक्शन। तो पॉलिनेशन क्या है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा पॉलिनेशन होता है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। अब पॉलिनेशन में एक बात इंपॉर्टेंट है, जिस स्पीसीज का फ्लावर है उसी स्पीसीज के फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो वो जर्मिनेट होते हैं, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स वहां पे गिरेंगे तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। अब एक स्पीसीज का फ्लावर है, एक प्लांट का फ्लावर और उसी प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पोलन स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर 2 प्लांट्स है एक ही स्पीसीज के, तो एक प्लांट के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब मैं इसे और भी सीधे लैंग्वेज में समझाता हूं। समझो ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर सपोज ये रोज प्लांट है जिसके जो है येलो फ्लावर्स है, तो ये रोज का ये प्लांट है, तो ये प्लांट के जो फ्लावर है, ये प्लांट का ये फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ये दूसरा प्लांट है लेकिन वो भी उसी स्पीसीज का है, रोज का ही है।
अब ये प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स बी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, या बी प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ए प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पॉलिनेशन कौन करता है? तो पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय द टू एजेंट्स। इसमें दो बायोटिक और अबायोटिक एजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक एजेंट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉलिनेशन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट, द बेस्ट एग्जांपल इज हनी बीज जो है। हनी बीज जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर नेक्टर के लिए जाते हैं। जब वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो उसके पैरों के ऊपर पोलन ग्रेन जो स्टिक हो जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर गिरेंगे। तो अबायोटिक फैक्टर जो है, जिसमें हवा जो है, हवा, एयर, वाटर, इसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन तो हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा। ड्यूरिंग पॉलिनेशन स्टिग्मा बिकम स्टिकीज। पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा जो है ये स्टिकी होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओल। और स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जब गिरता है तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ग्रेन फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन क्या करता है? दो मेल गैमेट्स तैयार करता है और पोलन ट्यूब तैयार होती है। अब ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होकर स्टाइल तक आती है, और स्टाइल से होकर कहां पे आती है? ओरी के अंदर आती है। तो ओरी के अंदर क्या होता है? ओविल्स होते हैं। ओरी के अंदर क्या है? ओविल्स। और ओविल्स के अंदर होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है? ओविल्स होते हैं। और ओविल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। सॉरी, ओविल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। आगे समझ में, ये है बाहर का ओरी, ओरी के अंदर है ओव्यूल्स, और ओविल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स जो है एक सेल होते हैं। तो यहाँ पे एक सेल होता है और दो पोलर न्यूक्लिया होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सेल है और एक पोलर न्यूक्लिया। अब जब पोलन ग्रेन से यहाँ पे गिरता है तो पोलन ग्रेन गिरने के बाद मेल गैमेट्स तैयार होते हैं। कितने मेल गैमेट्स तैयार होते हैं? दो मेल गैमेट्स तैयार होते हैं। और फिर वो मेल गैमेट्स से पोलन ट्यूब से होके कहाँ तक आते हैं? ओरी के अंदर ओविल्स में पहुंचते हैं। जब ये पोलन ट्यूब ओविल्स के अंदर पहुंचते हैं तो ये ब्रस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, और इसमें से मेल गैमेट जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर आएंगे, सॉरी एम्ब्रियो सैक के अंदर आएंगे। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आने के बाद एक मेल गैमेट जो है वो एक सेल के साथ यूनाइट होता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो किसके साथ यूनाइट होता है? पोलर न्यूक्लिया के साथ होता है। जब एक मेल गैमेट एक सेल के साथ यूनाइट होता है इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरे में क्या होता है कि एक मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लिया के साथ यूनाइट होता है, इसे दो न्यूक्लिया जो है इसमें पार्ट ले रहे, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर टेक्स प्लेस सो एज टू फॉर्म द जाइगोट। क्या हुआ है? जाइगोट तैयार हुआ है। और जाइगोट तैयार होने के बाद ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन सीड में होता है जिसका बीज तैयार होता है, और ओरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब फ्रूट जो है वो प्लांट से नीचे गिर जाएगा और उसमें से सीड जो है वो बाहर निकल के आएगा, और जब सीड बाहर निकल के आएगा वो जमीन पे गिरेगा, और जमीन में गिरने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब उसका जर्मिनेशन होता है। एंड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन देयर ऑकर द ग्रोथ ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट तैयार हुआ है फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब देखिए जाइगोट जब तैयार हुआ है तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस हुई थी, दो बार मेल गैमेट्स यूनाइट हुआ था। अब यहाँ पे जो मेल गैमेट्स तैयार यूनाइट हुआ था एक सेल के साथ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जाइगोट के अंदर। किसके अंदर? जाइगोट के अंदर। और दूसरी जो है ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर होता है? ओविल्स के अंदर। अब जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ डिवाइड होता है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म में। किसमें होता है बच्चों? एंडोस्पर्म। अब देखिए बच्चों एंडोस्पर्म में हुआ, जाइगोट तैयार हुआ। अब जो है ये जो ओव्यूल्स जो है ये सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सीड के अंदर क्या है? जाइगोट है और एंडोस्पर्म है। अब जो है ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन बीज में होता है, तो बीज के अंदर क्या क्या है? जाइगोट है। बीज के अंदर क्या है? जाइगोट है और एंडोस्पर्म है। जाइगोट और एंडोस्पर्म। अब बीज जो है जमीन के अंदर गिरता है, जमीन के अंदर गिरने के बाद इसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होता है मतलब इसमें जो जाइगोट जो है वो जाइगोट डेवलप होने लगता है, और डेवलपिंग जाइगोट को जो एंडोस्पर्म है ये क्या सप्लाई करता है? फूड मटेरियल सप्लाई करता है। अब यहाँ पे देखिए ये पहला वाला बीज,
अब इसमें से जो है अंकुरित हुआ है और इसमें से एक जो है कोम बाहर निकल के आया है। लेकिन इसमें जो है ल्यूज नहीं है, जब तक ल्यूज तैयार नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और तब तक फूड मटेरियल सप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो डेवलपिंग जायगोट का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा है, एम्ब्रियो के अंदर हो रहा है। तो ये जो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को क्या लगता है, फूड मटेरियल लगता है। तो एम्ब्रियो को फूड मटेरियल कौन सप्लाई करता है, फिर एंडोस्पर्म सप्लाई करता है। और जब एंडोस्पर्म फूड सप्लाई करेगा तो बीज जो है वो रैपिडली ग्रो होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। और फाइनली जब ल्यूज तैयार होंगे तो ल्यूज तैयार होने के बाद एंडोस्पर्म का काम नहीं बचता है। और एंडोस्पर्म का काम नहीं बचने की वजह से ये देखिए यहाँ पे ये जो है बीच के पार्ट जो एंडोस्पर्म नीचे गिर जाते हैं। और ल्यूज तैयार होने के बाद फिर एनर्जी तैयार करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तैयार उससे ये प्लांट जो है फूड मटेरियल तैयार होगा और उसकी ग्रोथ जो है फिर रैपिड हो जाएगी। तो ये सभी प्रोसेस जो है इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। इस तरह से सीड का जर्मिनेशन होता है बच्चों। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स का डिवीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो होता है 23 पेयर्स में। कितने पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स में होता है। तो 22 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स के होते हैं और एक पेयर जो है वो अलग होती है जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर होता है 22 ऑटोसोम्स और सॉरी फीमेल के अंदर पेन को सिलेक्ट करना है मुझे। हाँ, ह्यूमन फीमेल के अंदर 22 ऑटोसोम्स और जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल के अंदर ये होमोलॉगस होते हैं। और देन ह्यूमन मेल, तो मेल के अंदर जो है वो 22 ऑटोसोम्स यानी कि 22 पेयर्स से 44 क्रोमोसोम और एक जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम की ये होमोलॉगस नहीं होती, हेट्रोलॉगस होती है। तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर जो है वो दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। और फीमेल के अंदर दोनों सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन के संबंधित हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर जो डेवलप होते हैं वो सभी किसकी वजह से डेवलप होते हैं, ये क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। तो नाउ वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट, इसके अंदर अलग अलग डक्ट है और इसके अंदर अलग अलग ग्लैंड भी होते हैं। तो अब देखिए टेस्टिस जो है, एक टेस्टिस है हमारी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है वो स्क्रोटम के अंदर होती है, स्क्रोटम जिसे अंडाशय भी कहा जाता है। और अंडाशय के अंदर हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। और इसके बाद जो है अलग अलग डक्ट होते हैं। तो पहले टेस्टिस के अंदर एक डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं रेट टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस। देन रेट टेस्टिस के बाद जो दूसरी डक्ट होती है इसे कहते हैं इपीडाइडेमिस। रेटेटेस्टिस के बाद इपीडाइडेमिस, ये सबसे लंबा पार्ट है डक्ट का, इपीडाइडेमिस। और इपीडाइडेमिस जो है इसका कन्वर्शन फिर बाद में होता है वास डेफरेंस। पहले तो रेट टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, इपीडाइडेमिस, देन वास डेफरेंस और इसके बाद जो है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर ये जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट और इनिनोजेनाइटल डक्ट, इट ओपन्स इट पासेस थ्रू द पेनिस। तो ये हो गए डक्ट। कौन कौन से डक्ट है बच्चों, रेट टेस्टिस, देन इपीडाइडेमिस, वास इफरेंसिया, देन वास डेफरेंसिया, देन इजैकुलेटरी डक्ट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो डक्ट होती है इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो यहाँ से डक्ट तैयार होती है उसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एक्चुअली ये एक ही ट्यूब है लेकिन अलग अलग हिस्से में इसे अलग अलग नाम दिए हैं।
अब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स जो है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, हमारे पेट के अंदर नहीं होते, पेट के बाहर होते हैं, जैसे कि स्क्रोटम के अंदर जो है हम टेस्टिस को देख पा रहे हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो है स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कहां पे होता है, हमारे टेस्टिस के अंदर होता है। और स्पर्म जो तैयार होते हैं वो स्पर्म जो है फिर पहले आते हैं, स्पर्म तैयार होने के बाद पहले आते हैं रेड टेस्टिस के अंदर, और इसके लिए हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है ये बनी हुई थी जर्मिनल इपिथेलियम से, और जर्मिनल इपिथेलियम सेल जो है वो स्पर्म तैयार करता है। क्या तैयार करता है, स्पर्म तैयार करता है। फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आते हैं रेटिटेस्टिस के अंदर, रेटिटेस्टिस के बाद आते हैं इपिडाइडेमिस, सबसे लंबा पार्ट, और इपिडाइडेमिस के बाद आते हैं वास इप्रेंशिया, ये वास इप्रेंशिया का पार्ट है, और इसके बाद जो आते हैं वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस का भाग है, और वास डेफरेंस से फिर जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट, एंड देन दे कम्स आउट ऑफ द पेनिस। और जब ये डक्ट से अलग अलग डक्ट से जब पास होते हैं तो इस स्पर्म के अंदर मैचुरेशन भी होता है, और इसमें वोहम यानी कि फीमेल एग सेल को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी भी बढ़ती है। अब तीसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स है, पहले जो देखिए यहां से हम शुरू करेंगे सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो है वो दो ग्लैंड्स है, पेयर में होती है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है, और कॉपर्स ग्लैंड, ये दो होती है। कॉपर ग्लैंड, ये है कॉपर ग्लैंड, ये दो कॉपर ग्लैंड्स होती है, दो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल्स, और एक जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। और ये तीनों ग्लैंड्स जो है, ये तीनों ग्लैंड जो है इसका सिक्रीशन होता है इसके अंदर, ये जो डक्ट है इस डक्ट के अंदर सिक्रीशन होता है। जिस डक्ट से स्पर्म कैरी होती है तो स्पर्म के साथ साथ ये सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन इस डक्ट में आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, और कॉपर ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में इसका सिक्रीशन आता है, और कॉपर्स ग्लैंड का यूरिनोजेनिटल में सिक्रेट होते हैं। सिर्फ वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल जो है वो वास डेफरेंस में और इजैकुलेटरी डक्ट में ये सिक्रेट करता है। और ये जो सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन और स्पर्म, इन सब से क्या बनता है बच्चों, इन सब से बनता है सीमेन। क्या बनता है, सीमेन। यानी कि जो पेनिस से बाहर निकलता है सिक्रीशन, उस सिक्रीशन के अंदर क्या क्या होता है, उसे सीमेन कहा जाता है। उस सीमेन के अंदर होता है सिक्रीशन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स, जो अलग अलग ग्लैंड्स है, इस अलग अलग ग्लैंड्स ने जो भी सिक्रीट किया है उसका सिक्रीशन है, और स्पर्म है, यानी कि सेमाइनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, इस सब सिक्रीशन और स्पर्म इसके अंदर होता है, और स्पर्म और इनका सिक्रीशन इससे बनता है सीमेन, जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। तो सीमेन के अंदर जो है देयर कंटेन्स द मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन इट। अब हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें कुछ जो ऑर्गन्स जो है वो पेयर है, कुछ ऑर्गन्स जो है वो अनपेयर्ड है। अब जो है यूरिनोजेनिटल डक्ट ये सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होती है, और पेनिस और स्क्रोटम, पेनिस, ये पेनिस, स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, देन प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनोजेनिटल डक्ट, इनको छोड़ के बाकी सभी ऑर्गन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेयर में होते हैं। जैसे कि टेस्टिस पेयर में, सभी डक्ट जो है वो पेयर में है, जैसे कि इपिडाइडेमिस है, रेटिटेस्टिस है, वास डेफरेंस है, देन वास इफरेंस है, ये पेयर में होता है। आगे बच्चों समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंध में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ ईच इपिडाइडेमिस अबाउट 6 मीटर। तो इपिडाइडेमिस जो होती है वो सबसे लंबा पार्ट होता है। ये देखिए, ये इपिडाइडेमिस, यहाँ पे रेटिटेस्टिस है, ये रेटिटेस्टिस का भाग है, और फिर यहाँ से बनता है वास इफरेंशिया, और फिर जो है यहाँ से तैयार होती है, ये है इपिडाइडेमिस। ये देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये इपिडाइडेमिस, इट इज द 6 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है इपिडाइडेमिस? 6 मीटर, सबसे लंबी डक्ट है इपिडाइडेमिस। लेकिन कम जगह पे होने की वजह से इसका कॉइलिंग होता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। कॉइलिंग की वजह से ज़्यादा लंबी नहीं दिखती, लेकिन ये बहुत लंबी होती है इपिडाइडेमिस। अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हमारा, पेन को सिलेक्ट करता हूं, द लेंथ ऑफ
स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। तो स्पर्म जो है बहुत ही छोटा होता है, 60 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। थर्ड, such a small sperm has to cross a distance of approximately 6.5 meter while passing out of male reproductive system। और जब ये स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जाता है मतलब यहाँ से यहाँ टेस्टिस में ये तैयार होते हैं, और ये अलग अलग डक्ट्स से, सबसे लंबी तो 6 मीटर के इपिडाइडेमिस है, और ये सभी डक्ट्स से जब पेनिस तक पहुंचता है, इस एंड तक जब स्पर्म पहुंचते हैं तो इसे कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है बच्चों, नियर अबाउट 6.5 मीटर, यानी कि 20 फीट लंबा रास्ता जो है स्पर्म को पार करना पड़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलने के लिए, यानी कि टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए। और चौथा जो है, स्पर्म नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से यहाँ पे उसे एक इतना लंबा रास्ता तय करना है, तो इसके लिए उसे जो है सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और इस एनर्जी के लिए उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। जनरली हमारी बॉडी में एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर जो है सीमेन ही ऐसा सिक्रीशन है जिसके अंदर फ्रुक्टोज मिलता है, बाकी दूसरे कोई हिस्से में हमारे बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सभी कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, ग्लूकोज के अंदर होता है, सिर्फ सीमेन के अंदर ही फ्रुक्टोज हमें मिलता है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा है, ऑल ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस और स्क्रॉटम। तो इन तीनों को छोड़ के, यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस और स्क्रॉटम को छोड़ के बाकी सभी जो ऑर्गन्स है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये क्या है, पेयर में होते हैं। अब नेक्स्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें होती है ओरीज, 2 ओरी होती है, इट कंटेन्स 2 ओरीज। अब देखिए, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिस्टम के पूरे ऑर्गन्स जो है एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। अब जो है पेयर ऑफ ओरीज, 2 ओरीज होती है, एक ए और एक ए, दूसरी ओरी। अब जो है इसमें होता है ओविडक्ट, क्या होता है, ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है ये एक ट्यूब जैसा हिस्सा होता है, ओविडक्ट। और ओविडक्ट का जो ये ओरी के पास वाला हिस्सा जो होता है फ्री होता है, एक्चुअली इट इज नॉट कनेक्टेड विद द ओरी, ये फ्री होता है जिसे हम फिमड़ी कहते हैं। और ओविडक्ट जो है इट ओपन्स इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज यूटेरस। इसे क्या कहते हैं, यूटेरस, यानी कि गर्भाशय, गर्भ, यूटेरस, ये गर्भाशय होता है जिसके अंदर बच्चे की ग्रोथ होती है। एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज वेजिना। क्या कहते हैं, वेजिना, VAGINA, ओके, वेजिना। इसका स्पेलिंग जो है थोड़ा फिर से मैं पेन सिलेक्ट कर रहा हूं, इसे कहते हैं, अब आ गया समझ में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या है, इट कंटेन्स पेयर ऑफ ओरीज, 2 ओरीज होते हैं, 2 ओविडक्ट्स होते हैं, एक यूटेरस होता है और एक वेजिना होता है, और इसके साथ साथ बार्थोलिंग ग्लैंड्स होती है जो इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ यूटेरस, वेजिना, वेजिना के ओपनिंग जो है यहाँ पे जो है वो बार्थोलिंग ग्लैंड्स होते हैं, और इट कैन सिक्रीट्स द सिक्रीशन दैट कैन मेक्स द पाथ ऑफ वेजिना लुब्रिकेटिंग। तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं बार्थोलिंग ग्लैंड्स का सिक्रीशन। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर एक नाउ सी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर एक महीने में हर एक ओवरी से एक मैच्योर ऊसाइट जो है वो बाहर निकलता है। अब देखिए ऊसाइट, ओहम, ये अलग अलग शब्द आएंगे बच्चों। ऊसाइट और ओहम में क्या फर्क होता है, ऊसाइट और ओहम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, हाँ,
ये जो है ओवरी की डायग्राम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब ओवरी के अंदर जो है वो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। अब फॉलिकल्स जो है जब डेवलप होता है तो उसके अंदर एक oocyte डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? oocyte डेवलप होता है। तो ये जो है फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है तो उससे साथ साथ oocyte भी डेवलप होता है। तो oocyte जो है इमैच्योर ओवम है, इमैच्योर ओवम है। और जब फॉलिकल्स के साथ oocyte डेवलप होता है तो ये बाहर निकलता है। तो फिर इस oocyte का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है? ओवम में होता है। यानी कि जब तक ये ओवरी के अंदर है, यानी कि एक सेल ही है, जब तक ये एक सेल ओवरी के अंदर है तो इस oocyte कहा जाता है। और ओवरी से बाहर निकल के जब ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगी तो अब इसे क्या कहा जाएगा? ओहम कहा जाएगा। और ओहम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे एक सेल कहते हैं। तो एक सेल फिर डिवाइड होती है। तो ये होता है। तो हर एक महीने में हर एक ओवरी से एक ओहम जो है वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद वो एब्डोमिनल कैविटी में आता है। और ये जो फ्री पार्ट है ओवरी का, ओवरी का ये जो फ्री पार्ट है, ये फ्री पार्ट से इसे एक बीच में एक ओपनिंग होता है। और इस ओपनिंग में से ये ओवरी जो ओहम जो है फिर फैलोपियन ट्यूब में आता है। और फैलोपियन ट्यूब में ये ओविडक्ट का हिस्सा है। तो ओविडक्ट में ये फिर ट्रैवल करता है यूटेरस की तरफ। ओविडक्ट से फिर ये कहाँ तक जाता है? यूटेरस की तरफ जाता है। एंड ये इवेंट जो है वो हर एक महीने में होता है। और इस ओविडक्ट जो ओहम जो है इसको पुश कौन करता है? तो ये इनर लाइनिंग जो होती है ओविडक्ट की, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया जो है इस ओहम को पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये ओहम जो है यूटेरस की तरफ जाता है। अब हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट्स कैसे तैयार होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल फॉर्म्स द मेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स आर फॉर्म इन द टेस्टिस एंड फीमेल फॉर्म द फीमेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म इन द ओवरी। तो फीमेल गैमेट्स ओवरी के अंदर तैयार होता है। अब मेल के अंदर हमने देखा है स्पर्म तैयार होते हैं। और स्पर्म कब तैयार होते हैं? आफ्टर द प्यूबर्टी, जब बच्चा जवान हो जाता है, जवान 12 से 14 साल के बाद जो है स्पर्म प्रोडक्शन का काम तैयार होता है। स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर तैयार होते हैं, जिसके पहले मैंने बताया था। और ये जो स्पर्म है टेस्टिस के अंदर तैयार होने के बाद फिर अलग अलग डक्ट से जो है वो सीमेन के साथ बाहर निकलते हैं। तो स्पर्म इज द मेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट, इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब फीमेल जो है, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे oogenesis कहा जाता है। अब मेल के अंदर जो है आफ्टर प्यूबर्टी 12 से 14 साल के बाद जो है वो गैमेट तैयार होना शुरू होते हैं। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है? इन द फीटल कंडीशन, बच्चा जन्म लेने के पहले ही उसके ओवरी के अंदर जो है बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। इमैच्योर क्या होते हैं? फॉलिकल्स। एंड देयर नंबर इज अबाउट 2 to 4 मिलियंस। और इसके अंदर oocyte होते हैं 2 से 4 मिलियन, यानी कि 20 से लेके 40 लाख तक वो जो है oocyte होते हैं। लेकिन ये इमैच्योर होते हैं। और आफ्टर द प्यूबर्टी, जब ये बच्ची जवान हो जाएगी, अब तब जाके ये oocyte जो है वो मैच्योर होता है। और हर एक महीने में एक oocyte जो है वो ओवरी से बाहर निकलता है। अप टू द एज ऑफ 40, जब तक ये 45 to 50 ईयर्स, यानी कि फ्रॉम द प्यूबर्टी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉम द menstruation up to the menopause, which can be occurs at the age of 45 to 50। तो मेनोपॉज क्या होता है? तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी होती है वो हार्मोन के कंट्रोल में होती है। और जब कोई भी वुमन जो है 45 या 50 एज में पहुंचती है तो उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स जो है ये तो एक तो सिक्रीट होना बंद होते हैं या उनका सिक्रीशन इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन बराबर नहीं होता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन। अब हमने पढ़ा है कि स्पर्म कैसे तैयार होंगे। और यहाँ पे जो है oogenesis की प्रोसेस के ये जो फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होते हैं। फॉलिकल मैच्योर होने के बाद जो है इसमें से oocyte जो है वो बाहर निकलता है। और जब oocyte बाहर निकलता है तो फिर वो ओवरी के अंदर किस में आता है? ओविडक्ट के अंदर आता है। और जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बच्चों? अब देखिए स्पर्म जो है
वो स्पर्म जो है वेजिना के अंदर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के दौरान वेजिना के अंदर जो है सीमेन के साथ साथ उसमें स्पर्म भी आ जाते हैं। और जब ये सीमेन वेजिना के अंदर आने के बाद ये स्पर्म जो है, इसमें मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं एंड दिस स्पर्म्स ट्रेवल्स टुवर्ड्स द ओवरी। और ये किसकी तरफ भागते हैं? ओविडक्ट की तरफ भागते हैं। और ओविडक्ट में क्या होता है? ये ओविडक्ट की तरफ भागते हैं और ओविडक्ट के अंदर होता है ओवम। क्या होता है? ओवम। और ये स्पर्म जो है, यहाँ पे मैं एक स्पर्म निकालता हूं, और ये स्पर्म जो है मिलियन ऑफ स्पर्म ये किसकी तरफ भागेंगे? ओवरी के तरफ, ओहम के तरफ भागेंगे, यानी कि एग सेल यानी कि ओहम की तरफ भागते हैं। और जब ये ओहम की तरफ पास जाएंगे तब स्पर्म जो है, स्पर्म की संख्या जो है वो बहुत होती है, लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं, लेकिन आउट ऑफ द मिलियन ऑफ द स्पर्म ओनली वन स्पर्म एंटर्स इनसाइड द oocyte। ये oocyte जो है इसके अंदर एक ही स्पर्म जो है वो एंट्री कर पाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जो है वो ओम के साथ लगे हुए होते हैं, यानी कि एक शादी की तरह होता है। शादी में कैसे बाराती होती है, बहुत सारे बाराती होती है, लेकिन शादी के बारात में कौन सा दूल्हा है हमें पता होता है, लेकिन ये ऐसी बारात है इसमें दूल्हा कौन है, यानी कि जो oocyte के अंदर जाएगा वही दूल्हा है, एक ही दूल्हा होता है, लेकिन कौन दूल्हा बनेगा ये किसी को पता होता नहीं है। और once the sperm enters inside the oocyte, process of fertilization is takes place. Here occurs the union of sperm with the ova, and that process is called as fertilization. And process of fertilization is human being in internal, ये हमारे बॉडी के अंदर होती है सभी प्रोसेस, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो जो है स्पर्म जो है वेजिना से लेके फिर कहाँ पे आते हैं? यूटेरस से होके फिर ओविडक्ट तक पहुंचते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट तैयार होगा, और जाइगोट तैयार होने के बाद ये जाइगोट जो है इसकी फिर माइटोटिक डिवीजन होती है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है। और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से एम्ब्रियो तैयार होता है। और एम्ब्रियो जब तैयार होगा तो एम्ब्रियो जो है वो फाइनली कहाँ पे आता है? हमारे यूटेरस के अंदर आता है। और यूटेरस के अंदर आने के बाद फिर इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। वंस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, एक बार एम्ब्रियो अगर यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो गया तो फिर एम्ब्रियो यहीं पे रहेगा और 9 महीने तक इस एम्ब्रियो की जो है वो ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होने के बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफॉर्मेशन जो है फीटस के अंदर होता है 9 वीक के अंदर, इस तरह से दिखेंगे 12 वीक के अंदर, और 40 वीक यानी कि आफ्टर द 9th मंथ जो है वो बच्चा पूरी तरह से डेवलप होता है। तो मीनवाइल जो है इसके बॉडी में एक प्लासेंटा तैयार होता है नेवल से, एंड दिस जो प्लासेंटा है ये प्लासेंटा फीमेल बॉडी के साथ जुड़ा होता है। और इसी प्लासेंटा के थ्रू इस बच्चे को मदर बॉडी से जो है फूड मटेरियल, ऑक्सीजन जो भी है वो सप्लाई होता है, और इसी प्लासेंटा से वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है। और इस तरह से फिर बच्चे की पूरी तरह से ग्रोथ होती है। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है पार्चुरेशन, यानी कि बच्चा जन्म लेता है। तो पार्चुरेशन के दौरान कुछ हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, और हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से जो है वो बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है। अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो है ओहम रिलीज होता है, स्पर्म यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर स्पर्म और ओहा यहाँ पे रिलीज हुआ है और 24 आवर के अंदर इस ओहम का अगर स्पर्म के साथ यूनियन नहीं होगा और ओहम और स्पर्म जो है इसका मिलन अगर नहीं होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर ये बाकी की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर नई प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो क्या कहते हैं बच्चों? इसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन इज द नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज द रिपीटेड इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर 28 to 30 days इन आफ्टर द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद जो है 10 to एट द एज ऑफ 10 to 12 या 12 to 14 भी हो सकता है, 10 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक जो है ये जो है वो प्यूबर्टी का पीरियड होता है गर्ल्स के अंदर। और इस दौरान जो है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अब ओहा जो है ओहा रिलीज हुआ, ओहा रिलीज होने के बाद अगर 24 आवर के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर जो है ये इवेंट स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसको 4 हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एक तो है FSH, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन दो हार्मोन होते हैं और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन कौन से हार्मोन है? FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैसे ऑपरेट होती है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखिए ये फॉलिकल्स कैसे तैयार होता है। फॉलिकल्स ग्रैफेन फॉलिकल्स, मिलियन ऑफ ग्रैफेन फॉलिकल्स होते हैं ओरी के अंदर, और ग्रैफेन फॉलिकल्स होने की वजह से जो है इसमें से प्यूबर्टी के बाद एक फॉलिकल वो डेवलप होने लगता है। मिलियन ऑफ फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डेवलप होता है लेफ्ट या राइट ओरी के अंदर, और ये फॉलिकल डेवलप होने के बाद उसका मैच्योरेशन होता है। अब देखिए ग्रोइंग फॉलिकल्स, तो फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप होगा उसके अंदर उसाइट होता है, इसका भी डेवलपमेंट होने लगता है। और जब ये फॉलिकल डेवलप होता है, डेवलपिंग फॉलिकल, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब ये फॉलिकल जब डेवलप होता है तो डेवलपिंग फॉलिकल्स एक हार्मोन सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन। तो फॉलिकल की डेवलपमेंट कैसे होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है एट अप्रोप्रिएट टाइम। At appropriate time, follicle stimulating hormone. After the puberty, follicle stimulating hormone is secreted by the pituitary gland, and this hormone, under the influence of this hormone, इस हार्मोन की वजह से ग्राफाइन फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होने लगता है मिलियन ऑफ फॉलिकल्स में से एक। अब जब ये डेवलपिंग फॉलिकल जो है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं यूटेरस के अंदर। ये देखिए ये पूरी जो है यूटेरस का स्ट्रक्चर है, तो यूटेरस के अंदर चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यूटेरस के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से यूटेरस की इंटरनल वॉल जो है यानी कि गर्भाशय के अंदर की जो वॉल है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियम वॉल थिक होती है, उसमें ब्लड वेसल की संख्या बढ़ती है, और एंडोमेट्रियम जो वॉल जो है धीरे धीरे थिक होती है। और मीनवाइल जो है वो ग्राफाइन फॉलिकल भी बढ़ते जा रहा है, मैच्योर हो रहा है, और एक दिन जो है अप्रोप्रिएट टाइम में इसमें से ओहा जो है ऊसाइड जो है वो बाहर निकल के आता है। यहाँ पे देखिए वो ऊसाइड जो है बाहर निकल के आता है एट द 14 डे। तो इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन रिलीज ऑफ द ओहम और ऊसाइड फ्रॉम द ग्राफाइन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो फॉलिकल रप्चर हुआ है, जो पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता था, ये रप्चर होने के बाद जिसमें से ये ओहा रिलीज हुआ है, ओहा रिलीज होने के बाद कहां पे आएगा? ओविडक्ट के अंदर आएगा, और ये जो रप्चर फॉलिकल है इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाएगा ये एक यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में। देखिए ये है कॉर्पस ल्यूटियम, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम फिर एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब जो ओहा रिलीज हुआ है, ओहा रिलीज होने के बाद इसका अगर 24 आवर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, और एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो कहाँ पे आएगा? यूटेरस के अंदर आएगा, जहाँ पे यूटेरस के अंदर पूरी तरह से पहले ही तैयारी हुई है बच्चे के आने की, यानी कि एम्ब्रियो को आने की पूरी तैयारी होती है। एंडोमेट्रियम यूटेरस की वॉल ग्रो होती है, उसमें ब्लड वेसल्स बढ़ते हैं ब्लड सप्लाई के लिए, और पूरी जो है इसको यहाँ पे पूरी तैयारी की जाती है, गद्दी बिछा के रखी जाती है जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। लेकिन अब 24 आवर के अंदर अगर इस ओहम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सभी तैयारी बेकार जाएगी, क्योंकि एम्ब्रियो भी तैयार नहीं हो रहा। एम्ब्रियो तैयार नहीं होगा तो ये तैयारी किस लिए? ये सभी बेकार जाएगी। तो उस दौरान क्या होता है? ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है व्हाइट अल्बिकस में। एक व्हाइट बॉडी तैयार होती है स्कैर के जैसे, जिसे कहते हैं व्हाइट अल्बिकम। फिर ये जो है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना स्टॉप हो जाते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना स्टॉप हो गया तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ हो रही थी ये हार्मोन की वजह से हो रही थी, फिर इसकी ग्रोथ नहीं होती है। ये एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर हो जाती है, इसमें जो ब्लड वेसल है वो भी रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस ब्लीडिंग के साथ साथ ये जो है अनफर्टिलाइज ओवा जो है बॉडी के बाहर फेंका जाता है। तो 5 दिन तक ये प्रोसेस चलती है, जिससे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो पहले 5 दिन में मेंस्ट्रुएशन होता है, इसके दौरान जो है ब्लड बाहर निकल आता है, जिससे एंडोमेट्रियम की वॉल जो बड़ी है ये मांस भी सब बाहर फेंक दिया जाता है, तो और अनफर्टिलाइज ओवम भी इसमें होता है। तो इस दौरान जो है फीमेल के अंदर या गर्ल्स के अंदर जो है उन्हें पेन भी होता है।
तो इसमें उन्हें थका, दे फेल्स द वीकनेस इन देयर बॉडी, वीकनेस उन्हें आ जाती है, तो इस दौरान उन्होंने रेस्ट करना चाहिए और जेनिटल ऑर्गन जो है इनका अच्छा ख्याल भी रखना चाहिए, हाइजीन यहाँ पे रखनी चाहिए, साफ सफाई अच्छी तरह से रखनी चाहिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है, फिर दूसरी लेफ्ट ओवरी से, पहले लेफ्ट ओवरी से वो बाहर निकल के आया, फिर राइट ओवरी से उस साइड बाहर निकल के आएगा, यहाँ पे ग्राफाइन फॉलिकल डेवलप होगा और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये इवेंट हर एक 28 डेज में शुरू रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो उस दौरान मेंस्ट्रुएशन कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है प्रेगनेंसी तक, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता या जब तक वो बच्चा बेस ब्रीडिंग करता है यानी कि दूध पीता है, तब तक ये प्रोसेस स्टॉप रहती है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आगे बच्चों सुनो, दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। अब देखिए रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है। अब देखिए बच्चों, मेनी कपल्स कैनॉट हैव द चिल्ड्रंस ड्यू टू द वेरियस रीजन। बहुत सारे फैमिली जो है उसमें जो है कपल्स ऐसे होते हैं कि उन्हें बच्चे नहीं होते, तो उसमें रीजंस अलग अलग है। वुमेन्स के अंदर क्या क्या रीजंस है, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी साइकिल में इरेगुलरिटी है, 28 और 30 डेज के बीच में ये होना चाहिए। अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, 2-2 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है डिफिकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन, अगर oocyte ही तैयार नहीं हो रहे ओवरी के अंदर तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। देन ऑब्स्टैकल इन ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर कोई ऑब्स्टैकल है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। देन डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन ऑफ यूटेरस, तो सभी प्रोसेस तो अच्छी तरह से हो रहा है लेकिन जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है वो गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर अच्छी तरह से इम्प्लांट नहीं होता, यहाँ पे एबॉर्शन होता है, ये गर्भ जो है वो बाहर निकल के आता है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। वुमेन्स के अंदर ये समस्या है। लेकिन मेल के अंदर क्या क्या समस्या होती है, मेल के अंदर द रीजंस ऑफ नॉट हैविंग द चाइल्ड, अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, सीमेन के अंदर स्पर्म ना होना या बहुत ही कम होना। देन स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, आपने पहले पढ़ा है कि स्पर्म को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ओहम तक पहुंचने के लिए, तो इसकी मूवमेंट अगर स्लो है तो एबनॉर्मेलिटीज इन द स्पर्म, स्पर्म के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, तो इस रीजन की वजह से उन कपल को बच्चे नहीं होते। लेकिन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन कपल को भी बच्चे हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से, आईवीएफ टेक्नोलॉजी है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, सरोगेसी और स्पर्म बैंक। तो इन तीन टेक्निक का यूज करके, तीन टेक्निक या तीनों में से एक टेक्निक का यूज करके, यानी कि समस्या कौन सी है, प्रॉब्लम कौन सा है, उन प्रॉब्लम के हिसाब से हमें इस कौन से टेक्निक का यूज करना है ये डॉक्टर चूज करते हैं। पहले तो एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करते और प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए वो भी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आईवीएफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या, और आईवीएफ यानी कि इसका फुल फॉर्म है बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। तो इसमें देखिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल कौन करता है और किसे करना चाहिए, चाइल्डलेस कपल जिन्हें बच्चा नहीं होता है, हु हैव प्रॉब्लम लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टैकल इन ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर अगर कोई ऑब्स्टैकल है या स्पर्म अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे स्पर्म प्रोडक्शन में, या स्पर्म की संख्या कम है, तो इन कपल को ये आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सभी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब से क्या, ये ओहम है, ये क्या है ओहम, तो ओहम को फीमेल, हेल्दी ओहम को फीमेल के बॉडी से बाहर निकाला जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है, और जिसमें जो है ये इंक्यूबेटर है और इसके अंदर जो है ये माइक्रोनीडल होती है, माइक्रोनीडल, क्योंकि स्पर्म का जो आकार है वो 60 माइक्रोन है, और इस माइक्रोनीडल से ओहम के अंदर क्या किया जाता है, स्पर्म को रिलीज किया जाता है। किसको रिलीज किया जाता है, स्पर्म। अब स्पर्म रिलीज होने के बाद ओहम के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन तैयार होने के बाद जाइगोट तैयार होगा और एम्ब्रियो तैयार होगा। एम्ब्रियो तैयार होने के बाद सही समय पे वो एम्ब्रियो फिर उस फीमेल के यूटेरस के अंदर उसे इम्प्लांट किया जाता है, और इस तरह से फिर फर्दर जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की नेचुरल होती है, और फिर वो कपल जो है उन्हें बच्चा हो सकता है। और दूसरी चीज सरोगेसी, सरोगेसी टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चाइल्डलेस कपल इनका इस्तेमाल करते हैं और किन्हें करना चाहिए, वुमेन्स हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। अब ये देखिए इस वुमन के अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके गर्भ के अंदर जो है वो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है, वो गर्भ
जो है उसका ऑपरेशन होने की वजह से वो बाहर निकल के आता है। तो ऐसे वुमेन्स के लिए, ऐसे कपल के लिए सरोगेसी टेक्निक का इस्तेमाल किया करते हैं। तो सरोगेसी टेक्निक में क्या किया जाता है, एक नॉर्मल वुमन होती है, ये नॉर्मल वुमन है, तो इस वुमन के अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता, लेकिन उसमें ओहम तो तैयार होते हैं, तो उस ओहम को बाहर निकाला जाता है। जो मेल के बॉडी से स्पर्म जो है उसे इजैकुलेट किया जाता है, वो स्पर्म और ओहम इसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है आईवीएफ टेक्निक से, और जो एम्ब्रियो तैयार होगा वो एम्ब्रियो फिर दूसरी स्त्री के यूटेरस के अंदर उसे इम्प्लांट किया जाएगा। आगे समझ में। और जिस स्त्री के अंदर ये इम्प्लांट किया है उसे कहते हैं सरोगेट मदर। क्योंकि ये सरोगेट मदर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है फीमेल एग्स सेल और मेल एग सेल ये दूसरे कपल के हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रियो जो है वो बढ़ रहा है उसके गर्भाशय के अंदर, इसे कहते हैं सरोगेट मदर। तीसरी टेक्निक जो है बच्चों स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक, ये जो है हमारे ब्लड बैंक के तरह ही है। और जो है ब्लड बैंक में जैसे ब्लड स्टोर किया जाता है, तो वैसे सीमेन बैंक में जो है वो स्पर्म जो है वो स्टोर किए जाते हैं। तो कैसे स्टोर किया जाता है बच्चों, स्पर्म इजैकुलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन इज कलेक्टेड आफ्टर देयर थ्रू फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप एंड स्टोर इन द स्पर्म बैंक। जो हेल्दी पर्सन है और जो स्पर्म डोनेट करना चाहता है उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है, फिर उससे स्पर्म एजैकुलेट किए जाते हैं उसके बॉडी से, और उस स्पर्म को स्पर्म बैंक के अंदर स्टोर किए जाते हैं। और जिन कपल को इसकी जरूरत है स्पर्म की, यानी कि कुछ मेंस जो होते हैं उन्हें स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म में एबनॉर्मलिटी होती है, तो वो जो है ये स्पर्म का इस्तेमाल करके फीमेल का ओवम बाहर निकाला जाता है और आईवीएफ टेक्निक से उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, और जो एम्ब्रियो तैयार होगा वो फीमेल बॉडी में जो है फिर इम्प्लांट किया जाता है। तो यानी कि जेनेटिकली जो फादर होता है उसका, वो बच्चे का वो दूसरा ही होता है। तो रिजल्टेंट एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस ऑफ द सेम वुमन। द नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। तो जिस पर्सन ने सीमेन डोनेट किया था वो किसका सीमेन है वो उन कपल को नहीं पता होता है, उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है हमारे कानून के नियमों के वजह से। अब देखिए बच्चों, ट्विन जुड़वा बच्चे तैयार होते हैं। तो जुड़वा बच्चे कैसे तैयार होते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, यूटेरस के अंदर जो है वो दो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, जनरली एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, लेकिन कभी कभी एक ही जगह पे दो एम्ब्रियो एक साथ डेवलप होते हैं, तो एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसे हम ट्विन कहते हैं। तो ट्विन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे तीन प्रकार के बताए। एक्चुअली दे आर ऑफ टू टाइप, मोनोजाइगोटिक ट्विन एंड डायगोजाइगोटिक ट्विन, और तीसरा होता है कॉन्जॉइंटिक ट्विन। तो ये तीनों ट्विन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है कि कभी कभी जो है एम्ब्रियो, हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल सेल यानी कि स्पर्म और ओवा इसके यूनियन की वजह से जाइगोट तैयार होता है, और जाइगोट का ट्रांसप्लांटेशन एम्ब्रियो में होता है। तो जाइगोट तैयार होने के 8 दिन पहले, जाइगोट तैयार होने के बाद 8 दिन पहले, यानी कि जाइगोट तैयार हुआ है और उसके 8 दिन बाद या 8 दिन में, जाइगोट तैयार होने से 8 दिन में अगर इस एम्ब्रियो के दो हिस्से हो जाएंगे, तो दोनों हिस्से से दो अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप होंगे, दो फीटस तैयार होंगे और दो बच्चे तैयार होंगे, उसे मोनोजाइगोटिक ट्विन तैयार कहते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट से ये बच्चे तैयार हुए हैं। और मोनोजाइगोटिक ट्विन जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, वो दोनों एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, देखने में सेम होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, देखने में दोनों एक जैसे हैं, उन्हें में कोई फर्क नहीं होता है, और जो है उनका जेंडर भी सेम होता है। एक तो ये दोनों लड़कियां होगी या दोनों लड़के होंगे, एक लड़का और एक लड़की ऐसा नहीं होता है। बट समटाइम्स क्या होता है, कॉन्जॉइंटेड ट्विन, हमने क्या बताया, जाइगोट तैयार होने के 8 दिन में अगर ये डिवाइड होता है तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर जाइगोट तैयार होने के 8 दिन बाद अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है, दो हिस्से होते हैं और उससे दो बच्चे तैयार होंगे, तो ये उनके कुछ बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि ये दोनों एम्ब्रियो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाते, और सेपरेट नहीं होने की वजह से इनके बॉडी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं कॉन्जॉइंटेड, यहाँ पे दोनों बच्चे के जो है हेड्स जुड़े हुए हैं, ये दो बच्चों के स्टमक जुड़े हुए, तो इस तरह से ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, इसे सियामीज ट्विन भी कहा जाता है। और तीसरा जो है और डायजाइगोटिक ट्विन, यहाँ पे देख पा रहे हैं डायजाइगोटिक ट्विन, अगर कभी कभी एक ही समय में साइमल्टेनियसली 2 ओहम्स आर रिलीज, 2 ओहम रिलीज हुए हैं, जनरली एक ओहम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 महीने के
अंदर एक ही ओवा रिलीज होता है, एक लेफ्ट ओरी से दूसरा राइट ओरी से, लेकिन कभी कभी दोनों ओरी से एक साथ दोनों ओम बाहर आ गए और दोनों का भी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 2 एम्ब्रियो तैयार हो गए और दोनों एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर इंप्लांट होंगे, लेकिन ये दोनों एम्ब्रियो जो है अलग अलग जाइगोट से तैयार हुए हैं और जिसकी वजह से ये जो ट्विन है उसे डायजाइगोटिक ट्विन कहा जाता है। और ये डायजाइगोटिक ट्विन जो है जेनेटिकली सेम नहीं होता, दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं ये बच्चे, और इनका जेंडर भी है वो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो दोनों लड़कियां होगी दोनों लड़के होंगे या एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विन में जेंडर सेम होता है। अब देखिए बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ी है, तो हमारे जो है रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा है। हेल्थ क्या होते हैं? इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस, फिजिकली मेंटली और सोशली अगर स्ट्रांग है तो हमारी हेल्थ अच्छी है, हम इसे मानते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम जागरूक नहीं है। क्यों नहीं जागरूक नहीं? ड्यू टू द सम कस्टम ट्रेडिशन, देन इलिटरेसी एंड देन शाइनेस। कुछ परंपराएं प्रथाएं हैं और हमारे फीमेल हेल्थ की तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कुछ अलग दृष्टि से ही लोग देखते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस से और लज्जा के कारण जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ जो है हम ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है फिजिकल प्रोसेस से अभी जो है मेल फीमेल लड़के लड़कियां इनमें कोई दूरी नहीं है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। फीमेल को घर से बाहर भी नहीं रहना पड़ता है और इस दौरान अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो उस दौरान जो है उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, पेन भी होता है। तो फीमेल्स को भी अपने हेल्थ की जो है वो कॉन्शियसली वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसे अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें डिसीज ना हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है अगर हम हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखेंगे तो 2 डिसीज हो सकते हैं मेल और फीमेल दोनों में। सिफिलिस देखिए, सिफिलिस और गोनोरिया, ये 2 डिसीज है। पहले हम पढ़ेंगे सिफिलिस क्या है। तो सिफिलिस देखिए बच्चों, ऑकरेंस ऑफ चैंकरी और पैचेस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जेनाइटल्स, हमारे जेनाइटल ऑर्गन के साथ साथ जो है पेनिस वेजिना और बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है पैचेस आते हैं रेड कलर के, उसके साथ रैशेस, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, एलोपेसिया, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं सिफिलिस के अंदर। और गोनोरिया जो है, गोनोरिया के अंदर क्या होता है? पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वूजिंग ऑफ पस थ्रू द पेनिस एंड वेजिना, पेनिस और वेजिना से पस निकलना शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आइज, तो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, दहा होता है, जलन होती है, एनस के अंदर भी जलन होती है, थ्रोट के अंदर, आइज के अंदर, तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं गोनोरिया के। तो बच्चों ये जो है दोनों सिम्टम्स जो डिसीज हमने देखे गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये इन्फेक्शियस भी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। देयरफॉर यू शुड बी सेफ ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज व्हाई my advice is to take the proper care of your reproductive organ due to avoid these diseases like syphilis and gonorrhea। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा लास्ट पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट बचा है बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, पॉपुलेशन जो है वो कैसे होती है? रिप्रोडक्शन से लोग जो है हर एक इंडिविजुअल क्या करता है? अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, अपने बच्चों को जन्म देता है। लेकिन इंसान को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे तो उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी संख्या जो है कंट्रोल में है। उनकी संख्या क्या है? कंट्रोल में, क्योंकि उनको खाने वाले दूसरे एनिमल्स है, प्रीडेटर एनिमल्स जो है वो खाते हैं, उसकी वजह से उनकी लोक संख्या जो है वो कम रहती है यानी कि मेंटेन रहती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन ग्रो हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको ज़्यादा अवेलेबल है, इसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा साल तक जीते हैं। और जो है कुछ कपल जो है उनको 2 या 3, कुछ कपल जो है इनमें 6 या 7 बच्चे जो है वो भी हमें दिखाई देते। तो इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही और पूरी दुनिया के अंदर इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हमारा इस दुनिया के अंदर दूसरा नंबर लगता है।
तो देखिए बच्चों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कम समय में ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या बढ़ती है कोई भी इंडिविजुअल्स की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और हमारे धरती के ऊपर बाकी सभी एनिमल्स के तुलना में ह्यूमन बीइंग की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ के ऊपर हुआ है। यू मे हैव रियलाइज फ्रॉम द टेबल, यहाँ पे एक टेबल दिया है डिसाइड अबाउट द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, यहां पे देखिए 10 करोड़ में ये संख्या है 23 करोड़ 83 लाख 96,327। ये पॉपुलेशन थी 9001 में, 1901 में। और 2011, अब इसके 11 के बाद जो है वो लोक संख्या जो इसकी गिनती नहीं हुई है, अभी 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये पॉपुलेशन जो है सेंसस जिसे कहा जाता है, सेंसस यानी कि उसका पॉपुलेशन जो है उसकी काउंटिंग की जाती है, वो काउंटिंग 2020 में होगी। अब 2011 में यानी कि 10 साल के अंदर 1901 से लेके 2011 यानी कि 20 साल के अंदर पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई? 121 करोड़। आगे समझ में, 1901 में थी 23 करोड़ और 2011 में हो गई पॉपुलेशन 121 करोड़, 121 करोड़, 23 करोड़ से 121 करोड़ जो है वो बढ़ गई। यानी कि नियर अबाउट 97 करोड़ पॉपुलेशन 20 साल में बढ़ी। अभी इस साल यानी कि 2022 में अगर हम पॉपुलेशन इस तरह से ग्रोथ करेंगे तो ये जो है वो बहुत ही बड़ी है बच्चों। तो पॉपुलेशन जो है वो रेट बहुत ही बढ़ रहा है ह्यूमन बीइंग्स का। तो इसकी वजह से उसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं? वी हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिलता। डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, लोगों का इनकम जो है वो कम होता है अगर फैमिली में सदस्यों की संख्या ज्यादा है। इंक्रीजिंग लोन, तो लोगों के घर के अंदर सभी की जरूरत पूरे करने के लिए या देश में अगर लोक संख्या ज्यादा है तो उन सभी लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ता है, देश को लोन लेना पड़ता है। ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग जो है सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। इसमें एयर है, वाटर है, देन फॉरेस्ट है, प्लांट्स और एनिमल, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनका इस्तेमाल जो है ह्यूमन बीइंग करता है। अगर लोक संख्या ज्यादा है तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा होगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर होता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देयर इज द ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम एंड इट इज द पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ बढ़ रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको हमें नियंत्रण में लाना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फैमिली प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर दिस। तो फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट में क्या बताया कि हर एक कपल को 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो 2 बच्चे से अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आप जो है इसकी वजह से आप पॉपुलेशन बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए हर एक फैमिली के अंदर 2 ही बच्चे होने चाहिए। और फैमिली प्लानिंग के अलग अलग तरह की जो मेथड्स है, आप डॉक्टर के साथ सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की मेथड जो है वो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज की जाती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पार्ट 2 जो है चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट किया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आपने सभी चैप्टर देखा है। फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपने ये सभी चैनल देखा, सभी वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। आपके सब्सक्राइबर से मेरा हौसला बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं और भी नए नए वीडियो जो है आपके पास पहुंचाऊंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों, इसे नहीं भूलना है। थैंक यू।